चलो तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, ये सब देखा था हमने, है ना। ठीक है। अब आज देखो कुछ पॉइंट आपका फैसिलिटेटर को कंटिन्यू करते हैं अपन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक दो बातें याद रखो, पक्की बात है। यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगा ही होगा, है ना। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जहाँ भी आ गया वहाँ पे तीन कैरेक्टर अपने आप आ जाएंगे, ये भी बताया था आपको, है ना। एक तो आपका स्पेसिफिसिटी, दूसरा आपका सैचुरेशन, तीसरा आपका इनहिबिशन। ठीक है। अब देखो कुछ फैक्ट आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। पहला क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसको क्या बोल सकते हो आप? चैनल प्रोटीन। जो क्या करता है आपका, ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। वह कभी भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेट नहीं करता है ना। मतलब डिफ्यूजन को होने के लिए पहले से क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक हाई कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा आपका लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वो पहले से होना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन डू नॉट सेट अप अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट must already be present for molecules to diffuse even if facilitated by the protein। अगर प्रोटीन उसका फैसिलिटेशन कर रहा है फिर भी पहले से क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, है ना। तभी होगा आपका क्या? डिफ्यूजन। आगे देखो, some protein channels are always open while others can be controlled। कुछ ऐसा चैनल होता है सेल मेम्ब्रेन में जो हमेशा क्या होगा? ओपन होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो क्या होगा आपका? कंट्रोल्ड होगा। अपन पढ़ेंगे बाद में, जैसे कि आपके जो नर्व सेल्स में है ना, उन सब के मसल के मेम्ब्रेन पे जो है वो सब क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। जिसको अपन बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड। वोल्टेज गेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अपन कंट्रोल करते हैं। मतलब जब जरूरत होगा तब यह ओपन होगा, जब जरूरत नहीं होगा तो क्या होगा आपका? क्लोज होगा। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जब आता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी एलिमेंट का, तभी वो क्या होता है? ओपन होता है, नहीं तो क्या रहता है? वो क्लोज रहता है। ठीक है। तो कुछ आपके जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या चैनल है वो हमेशा ओपन होते हैं, और कुछ कैसा होता है आपका? कंट्रोल्ड होता है। क्लोज नहीं, कंट्रोल्ड होता है। मतलब कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ओपन होगा, वह स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा? वो क्लोज रहेगा। ठीक है। आगे देखो, पोरिन्स, आप जानते हो ये भी क्या है? एक प्रोटीन चैनल है। ठीक है। दे आर प्रोटीन चैनल्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लास्टिड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है पोरिन्स आपका? प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ बैक्टीरिया में, है ना। यह क्या करता है? उसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या बना देता है आपका? चैनल या पोर बना देता है, और उसके थ्रू आपके कैसे प्रोटीन पास हो सकते हैं? स्मॉल प्रोटीन। लार्ज प्रोटीन नहीं, कैसे प्रोटीन? स्मॉल। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है कि पोरिन्स मेनली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात, वह पोर जो क्रिएट करता है उसके थ्रू लार्ज प्रोटीन पास होगा या स्मॉल, तो क्या बोलोगे? स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू इट, है ना। क्लियर है। आगे देखो, इन प्लांट्स फॉर द बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर चैनल्स आर प्रेजेंट। जैसे कि प्रोटीन को ले जाने के लिए क्या आपका? पोरिन्स है। इसी तरह वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी चैनल होगा, प्रोटीन का चैनल, उसको क्या बोल देंगे अपन? वाटर चैनल। एक्वापोरिन या वाटर चैनल, है ना। ठीक है। तो प्रोटीन को जैसे पास करवाए, इसी तरह पानी को पास करवाने के लिए भी प्रोटीन का चैनल जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्वापोरिन्स, है ना। फॉर द बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर चैनल्स आर प्रेजेंट, दे आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। जो वाटर चैनल है ना, वह 8 अलग अलग टाइप के पोरिन्स को मिला के बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि, है ना, वाटर चैनल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन, तो क्या बोलोगे? 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। ठीक है। अब देखो अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या आपका? पैसिव सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट, है ना। अबे नाम से ही पता चल रहा है। देखो कब बोलेंगे अपन सिम्पोर्ट, कब बोलेंगे एंटीपोर्ट, और कब बोलेंगे अपन यूनिपोर्ट। तो सब देखो बहुत सिंपल है। यह मान लो एक मेम्ब्रेन है आपका, क्या है? मेम्ब्रेन। जब प्रोटीन चैनल मेम्ब्रेन का क्रॉस कौन आपका क्रॉस करवाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा? प्रोटीन चैनल। जब प्रोटीन चैनल एक साथ, जब प्रोटीन चैनल एक साथ मिनिमम दो, है ना, मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा, है ना, और जब डायरेक्शन भी सेम होगा तो उसको बोल देंगे सिम्पोर्ट। क्या बोलेंगे? सिम। मतलब मिनिमम कितने को लेके जाएगा? दो को, है ना, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो उसको क्या बोल देंगे अपन? सिम्पोर्ट। जैसे ऐसे देखो, ये दो मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे एक प्रोटीन चैनल है, दोनों को लेके जाएगा, ठीक है। ये दोनों को लेके जाएगा और डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम। इधर ही लेके जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? सिम्पोर्ट। अब देखो दूसरा, एंटीपोर्ट। यहाँ भी दो को लेके जाएगा, लेकिन एक मान लो एक का इधर है डायरेक्शन और एक का इधर है डायरेक्शन। आ रही बात समझ? तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होगा? मान लो यह आपका मेम्ब्रेन है,
इसके ऊपर प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल्स है ना। कितने प्रोटीन चैनल दिख रहा है? 3। कितने दिख रहा है आपको? 1 2 3 4, जो भी देखो है ना। अब क्या होगा देखो, आपका सिंगल सिंगल को लेके जाएगा। कितने को? सिंगल सिंगल को। यहाँ पे दो दो लेके नहीं जाएगा। कितने को? सिंगल सिंगल। जब सिंगल सिंगल लेके जाएगा तो क्या कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा क्या? इसका मन है तो इधर ले जाएगा, इसका मन है तो इधर ले जाएगा, इसका मन है इधर लाएगा, इसका मन है इधर लाएगा, है ना। वही आपका तीनों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। एंटीपोड में टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। और व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। विदाउट यहाँ दिखाया भी आपका देखो, है ना। ये देखो मेम्ब्रेन है आपका आउटर साइड, है ना। आपको दिख रहा है सब लोग कि कैसे कैसे जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको यूनी, सिंगल को लेके जा रहा है। यहाँ पे दोनों में दो दो है, डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटीपोड, डायरेक्शन सेम है तो क्या बोल दिया हमने? क्लियर है। तीसरा आ गया कौन सा आपका? एक्टिव, जिसके बारे में पहले से सब बात हम जान चुके हैं अब, है ना। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका लो से क्या होगा? हाई। लो से हाई जाने के लिए क्या यूज करना होगा? एनर्जी। और यहाँ पे भी हमें प्रोटीन पंप यूज करना होता है। यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को अपन क्या बोल देंगे? प्रोटीन पंप। क्योंकि यहाँ पे जबरदस्ती धक्का मार के भेजना है तो क्या बोल देंगे? प्रोटीन पंप, है ना। तो यहाँ भी प्रोटीन यूज होगा। और प्रोटीन अगर आ गया, है ना, तो पक्की बात है 3 फीचर इसके साथ अपने आप आ जाएगा आपका, है ना। स्पेसिफिसिटी, इनहिबिशन और तीसरा सैचुरेशन। वही बातें यहाँ पे लिखी होंगी सारा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का जो आपका स्पीड होगा यहाँ पे क्या होगा? हल्का सा फास्ट होगा, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन तो क्या बोलते हैं? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बताया था ना, दो टर्म यूज होता है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा आपका अगेंस्ट। अलोंग मतलब हाई टू लो, अगेंस्ट मतलब लो टू हाई, ठीक है। बाई प्रोटीन पंप, यहाँ भी प्रोटीन यूज होगा, इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस प्रोटीन पंप क्या यूज करेगा? एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फीचर्स इसका देखोगे एग्जैक्टली सेम आपका, इट इज एन अपहिल प्रोसेस। पक्की बात है ना। डाउनहिल किसको बोलते हैं? पैसिव वाले को। और एक्टिव वालों को क्या बोलते हैं? अपहिल। क्योंकि यहाँ पे लो से कहाँ जाना है? ऊपर, हाई पे, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हमेशा अपहिल बोलेंगे और पैसिव को हमेशा डाउनहिल बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। ड्राइविंग फोर्स वहां पे क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हाई कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए एक जगह पे, क्या होना चाहिए? लो, है ना। एक मिनट, चलो देखो, इट इज इंडिपेंडेंट, हाँ। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे कौन होगा? आपका एटीपी। Therefore, active transport can cause net transport of molecules from a low to a high concentration. It is dependent on the living system. पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन पंप का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ये लिविंग सिस्टम के ऊपर। फैसिलिटेटर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? लिविंग सिस्टम। सिंपल डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। जितने प्रोटीन है सब ब्लॉक हो गया, मतलब उसका क्या बोलेंगे? वो सैचुरेशन। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन। बता चुका हूँ। इट इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक, ठीक है। कंपैरिजन देखो सबका दे दिया आपका, सिंपल का, फैसिलिटेटर का और तीसरा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल में चाहिए क्या? नहीं, बाकी दोनों में चाहिए। हाईली सेलेक्टिव, सिंपल है क्या? नहीं, बाकी दोनों है, क्योंकि क्या आ गया? प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, सैचुरेशन होता है क्या? सिंपल में नहीं, बाकी दोनों में यस। अपहिल ट्रांसपोर्ट, शुरू का दोनों नो, लास्ट वाला क्या होगा? यस। रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, शुरू के दोनों नो, लास्ट वाला क्या होगा? यस। हार्मोनल कंट्रोल, शुरू का नो, क्योंकि प्रोटीन हो गया ना, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कंट्रोल कर सकता है? हार्मोन। तो यहाँ प्रोटीन नहीं चाहिए तो क्या होगा? नो, बाकी दोनों जगह क्या होगा? यस। और लास्ट क्या आपका? इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, शुरू में नो, बाकी दोनों में प्रोटीन है तो क्या होगा? क्लियर है। हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको याद करना जरूरी है।
अब यहाँ से आपका टॉपिक एक जोरदार टॉपिक शुरू हो गया, प्लांट वाटर रिलेशन, है ना। मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो अब अपन करेंगे, ठीक है। बाद में जैसे ही देखोगे कि यह टॉपिक खत्म होगा, है ना, सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर में ही है जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे भी और आपको समझने में थोड़ा दिमाग में दर्द भी होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे या नहीं, अभी आ रहा है अगले 5 मिनट में, ठीक है। तो यही टॉपिक समझने लायक है अभी। प्लांट वाटर रिलेशंस, है ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बताने की जरूरत नहीं है। पानी आप जानते हो हमारे बॉडी में सारा रिएक्शन पानी के अंदर ही होता है, वो प्लांट हो एनिमल हो सबके लिए पानी बहुत जरूरी है। वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ये भी जानते हो, एंड प्रोवाइड मीडियम इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल जैसे सॉल्ट है डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर है डिजॉल्व हो जाएगा, उसके अंदर सैंड को डाल दो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, होगा ना। तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होते हैं या तो क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आगे देखो, सम एग्जाम्पल शोइंग दैट हाउ मच वाटर इज इंपॉर्टेंट, है ना। अब यह दिखा रहा है आपको, यह आपको क्या दिखा रहा है, देखो आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से, जैसे देखो, जो वाटर मेलॉन है उसमें कितने परसेंट पानी होता है आपका, 92% वाटर है, ठीक है। मोस्ट हर्बेशियस, जो हर्ब्स होते हैं छोटे प्लांट, है ना, उसमें 80 से 5 से 90% क्या है, पानी है। और बस उसमें 10 से 15% ही क्या होता है उसका, ड्राई मैटर, मतलब सूखा हुआ पार्ट बस कितना है, 10 से 15%, बाकी सब क्या है उसके अंदर पानी है, 80 से 85%। Distribution of water within a plant varies because woody parts have relatively very little water while soft parts have, पक्की बात है। एक प्लांट के अंदर भी, एक ही प्लांट को उठा ले अपन तो उसमें भी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वुडी पार्ट होगा उसमें पानी क्या होगा, कम होगा। जो सॉफ्ट पार्ट होगा लीफ वगैरह उसमें पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। आगे देखो, a seed may appear dry but it still has water, otherwise it would not be alive and respiring। सीड जब आप देखते हो तो क्या लगेगा आपको, वह आपको लगता होगा कि सूखा हुआ है ना, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत वाटर कंटेंट होते हैं, तभी वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है और रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, अ मच्योर कॉर्न प्लांट, कौन सा आपका, कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। एक दिन में कितना पानी वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, 3 लीटर। और एक मस्टर्ड प्लांट अपने वेट के इक्वल पानी कितने देर में ऑब्जॉर्व कर लेता है, 5 घंटे में। मतलब कि मान लो कि एक मस्टर्ड प्लांट का वेट है 500 ग्राम, कितना, 500 ग्राम, वह अपने वेट के इक्वल पानी कितने देर में ले लेगा, 5 घंटे, ठीक है। यह बता रहा है वाटर का इंपॉर्टेंस कुछ प्लांट के अंदर। अब एक और टर्म आप बार बार सुनते हो, सेमी परमिएबल, परमिएबल, इम्परमिएबल, है ना, तो उसको भी समझ लेता है जैसे से मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है कि किस चीज़ को अलाउ कर रहा है जाना या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कौन होगा आपका, परमिएबल, अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो ही चीज़ होता है ना, एक सॉल्वेंट होगा दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट। अगर ये दोनों को अलाउ कर दे, सॉल्यूट को भी और सॉल्वेंट को भी, तो उसको क्या बोल देंगे, परमिएबल। और दोनों में से किसी को भी अलाउ ना करे तो उसको बोल देंगे इम्परमिएबल। क्लियर है। दोनों को अलाउ कर दे मतलब उसको परमिएबल बोलो या फुल्ली परमिएबल बोलो, जो आ रहा है सबको अलाउ कर दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, परमिएबल या फुल्ली परमिएबल। दूसरा आपका क्या है, सेमी परमिएबल। डिफरेंस समझ लो आज यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन, अगर ऑप्शन दे दे सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी तो क्या करोगे, सेलेक्टिवली, है ना। तो क्या डिफरेंस है आज थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते, देखो, अ मेम्ब्रेन विच अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट को जाने देगा सॉल्यूट को नहीं जाने देगा, वैसे को क्या बोलेंगे अपन, सेमी परमिएबल। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि सेमी परमिएबल है या सेलेक्टिवली है या परमिएबल है। एग मेम्ब्रेन, हमारे अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है, सेलोफेन, कॉपर, पेरिसाइनाइड मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पार्चमेंट पेपर किसका एग्जाम्पल है, किसका, आपका सेमी परमिएबल का, ठीक है। अगला देखो, सेलेक्टिव और डिफरेंशियली परमिएबल, देखो नाम ही बता रहा है सेलेक्टिव, यह सॉल्वेंट को अलाउ तो करेगा लेकिन सॉल्वेंट के साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट को भी अलाउ करेगा जाना, सब सॉल्यूट को नहीं, कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट को अलाउ करेगा। मतलब वैसा सॉल्यूट जिसको सेल के अंदर जरूरत होगा उसको जाने देगा, बाकी सबको ऊपर ही रोक लेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट प्लस सम सेलेक्टेड सॉल्यूट, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल, ठीक है। अगला देखो, इम्परमिएबल, डिफरेंशियली क्यों बोला, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कर रहा है, एक को जाने दे रहा है दूसरे को नहीं जाने दे रहा है। आगे देखो, इम्परमिएबल समझिए गए, तो ना सॉल्यूट को अलाउ करे ना
सॉल्वेंट को। फॉर एग्जांपल क्या आपका ये देखो सेमी प्रोटोनिक में क्या आ गया, सेल मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट किसका मेम्ब्रेन होता है, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। जो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनल्स के जो मेम्ब्रेन होंगे वो सभी क्या होगा आपका, सेलेक्टिवली। क्लियर है। इम्परमिएबल में देखो जैसे कि सुबेरेनाइज सेल वॉल, जिस सेल वॉल के ऊपर क्या किसका डिपोजिशन हो गया, सुबेरिन का, जिसके ऊपर क्यूटिन का डिपोजिशन हो गया, है ना। पॉलीथीन है, ग्लास, प्लास्टिक, सब किसके एग्जाम्पल है, इम्परमिएबल। क्लियर है। अब ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, बता रखा है मैंने, है ना। ठीक है। ये हाइपरटोनिक कब बोलेंगे, हाइपोटोनिक कब बोलेंगे, आइसोटोनिक कब बोलेंगे, याद है सबको। फिर भी मैं चलो एक हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या होता है, ठीक है। आइसोटोनिक में जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है इसके अंदर आपने एक सेल को डाला, ठीक है। जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन है और सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना। जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन और सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का है इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। ठीक है। दूसरा क्या आपका, हाइपरटोनिक। हाइपर और हाइपो किसके लिए यूज किया था, सॉल्यूट के लिए। हाइपर हाइपो किसके लिए हमेशा यूज करेंगे, सॉल्यूट। तो हाइपरटोनिक मतलब मोर सॉल्यूट लेस वाटर, हाइपोटोनिक मतलब, हाँ ठीक है, हाइपो मतलब लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर। ठीक है। तो देखो अगर हम कहाँ डालें, हाइपरटोनिक में, तो हाइपर मतलब क्या है, मोर क्या है इसमें, सॉल्यूट। तो सेल से पानी कहाँ आएगा, बाहर, मतलब एक्जो ऑस्मोसिस। सेल से बाहर पानी आया तो क्या बोलेंगे, एक्जो ऑस्मोसिस। ठीक है। और यहाँ पे सेल क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड। याद है ना, प्लाज्मोलिसिस, है ना। जब सेल से पानी बाहर निकलता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्योंकि पहले पानी कहाँ से निकलेगा, ये भी बताया था मैंने, साइटोप्लाज्म से। और फिर पानी कहाँ से निकलेगा, वैक्यूल से। देखो समझ लो इसको। हाँ देखो, अपन क्या समझ रहे हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। कब होता है, जब हम एक सेल को कहाँ प्लेस करें, किस सोल्यूशन में भाई, हाइपरटोनिक, है ना। ये देखो एक सेल को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाइपर मतलब क्या होता है, मोर सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, मतलब मान लेते हैं सॉल्वेंट कौन है आपका, ये क्या है आपका, कम। ठीक है। अब देखो पक्की बात है, यहाँ पे वाटर कम है तो सेल के अंदर ज़्यादा है ना। तो वाटर का क्या होगा यहाँ पे, एक्जोऑस्मोसिस, वाटर बाहर निकलेगा। तो इस बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, एक्जोऑस्मोसिस। अब देखो इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है, और आपसे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं ना अपन, या कोई भी सेल हो इसमें वैक्यूल भी होता है ना। जब पानी निकलना शुरू होगा पहले तो बाहर से ही निकलेगा ना सारा, पहले पानी कहाँ का निकलेगा, साइटोप्लाज्म का। जब प्लाज्मोलिसिस होता है ना तो सबसे पहले सेल वॉल से कौन सेपरेट हो जाता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, सेपरेट। मान लो पहले ऐसे था, है ना। अब ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक करके कहाँ पहुंच गया, सेंटर के साइड में, मतलब सेल वॉल से क्या हो गया, वो अलग हो गया, दूर हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो जब साइटोप्लाज्म का सारा पानी खत्म हो जाएगा तब पानी कहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, वैक्यूल। आई बात समझ, तो क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मोलिसिस में पहले पानी कहाँ का निकलेगा, साइटोप्लाज्म का, उसके बाद कहाँ का निकलेगा, वैक्यूल का। ठीक है। और सेल आपका श्रिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा इसमें, श्रिंक। सेल का साइज छोटा होगा कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आगे आ गया और सेल का साइज क्या हो गया आपका, श्रिंक कर गया। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और इस सेल को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इसको फिर से हमें नॉर्मल करना है, तो किस सॉल्यूशन में डाल दे इसको, या तो हाइपोटोनिक में डाल दो या किसी फ्रेश सॉल्यूशन में डाल दो, है ना। हाइपोटोनिक में डाल दो या किस में डाल दो, किसी फ्रेश वाटर में डाल दो, है ना, तो हो जाएगा वो। ठीक है। वैसे प्लाज्मोलिसिस टॉपिक है ही, क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी है, अभी इस चैप्टर में है, आगे दिया हुआ। ठीक है। अब देखो तीसरा आपका क्या है, हाइपोटोनिक। तो ठीक है अभी पढ़ा दिया, उसमें नहीं पढ़ाएंगे, है ना। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा, देखो हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, मतलब सॉल्यूट कम है, मतलब वाटर क्या है, ज़्यादा है। सेल, बात समझ में आ रही है, सेल के अंदर पानी जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस। अब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा आपका, सेल कर जाएगा। क्लियर है। वही बोल रहा है देखो कि अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो गया, आइसो। एक्सटर्नल का ज़्यादा डाइल्यूट है, ज़्यादा डाइल्यूट मतलब ज़्यादा किस क्या है उसमें, पानी है।
है ना। देन साइटोप्लाज्म तो क्या बोलेंगे, हाइपो। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो क्या बोलेंगे, हाइपर। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड समझते हो ना, ज़्यादा पानी मतलब डाइल्यूट, ज़्यादा सॉल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। चलो आगे देखो। अब आगे आपका कौन सा टर्म, ऑस्मोसिस। टर्म coined by Knowledge. Osmosis is the term used to refer specifically to the diffusion of water across a differentially or semi-permeable membrane. Osmosis कुछ अलग नहीं है आपका, ये सिंपल एक डिफ्यूजन है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। बस हमने क्या किया, लिक्विड के डिफ्यूजन के लिए एक अलग सा टर्म यूज कर दिया, क्या, ऑस्मोसिस। मतलब जो भी वाटर हो, लिक्विड हो, उसका डिफ्यूजन होगा ना, तो उसके लिए अपन डिफ्यूजन ना बोल के क्या बोलने लग गए, ऑस्मोसिस, ठीक है। Some facts about osmosis. Osmosis is a type of diffusion. It occurs spontaneously in response to driving force, high concentration to low concentration, है ना। The net direction and rate of osmosis depend on both the pressure gradient and concentration. पक्की बात है कि जहाँ ज़्यादा concentration gradient होगा वहाँ रेट क्या होगा, फास्ट होगा। जहाँ ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ रेट क्या होगा, फास्ट। सही बात है। एक जगह मान लो कि हाई इतना ऊपर पानी है और दूसरे कंटेनर में इतना नीचे है, वहाँ पे रेट तेज होगा कि नहीं। एक जगह मान लो ऐसे बराबर है, लगभग ऐसे थोड़ा का डिफरेंस है, तो रेट क्या होगा, स्लो होगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है रेट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन तो हो गया हाई से, हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लो, हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। और रेट किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ग्रेडियंट का, है ना। क्लियर है। आगे देखो। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन, टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, है ना। आगे देखो, एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल या वाटर कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पे मान लो कि एक बकेट में अगर 1000 वाटर मॉलिक्यूल है तो दूसरे में भी कितना होना चाहिए, 1000 वाटर मॉलिक्यूल, को बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम, है ना। अब यहाँ से कहानी शुरू, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, इसमें ऑस्मोसिस के बारे में कम लिखा हुआ है थोड़ा। मैं एक दो बात बताता हूँ कि ऑस्मोसिस में कैसे आपके डेफिनेशन आता है। जैसे बुक में पढ़ो तो ऑस्मोसिस का क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखो बुक में आपके लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, पूरा पढ़ो एक बार, पूरा पढ़ो, पढ़ तो एक बार सानिया। ठीक है आगे। नहीं है, है ना। देखो क्या लिखा है, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लेकिन मैं आपको कुछ अलग बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको पढ़वाया आपको। देखो अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ ले, है ना, तो इसमें घबराने का नहीं। देखो कैसे, अभी बता रहा हूँ। हमने हाई टू लो पढ़ा, लो टू हाई भी दे देगा कभी कभी, देखते हैं कैसे दे सकता है। चलो अपन देख रहे हैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, किसका देख रहे हैं, जब आप सॉल्वेंट के टर्म्स में लोगे, क्या लोगे, सॉल्वेंट। मतलब अभी यहाँ पे क्या बोल रहे अपन, मान ले किसको, अपन वाटर को। तो हमेशा इसके डेफिनेशन में क्या होगा, हाई टू, हाई टू लो, ट्रू और सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल, ये ऐड करना जरूरी है ना। ट्रू और सेमी और सेलेक्टिवली परमिएबल, कोई बात नहीं उसमें नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आपको टू बी प्रिसाइज अगर करना है तो किसको करेंगे अपन, सेलेक्टिवली परमिएबल को, ठीक है। अब आगे देखो, ये किसके रेस्पेक्ट में देखा हमने, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर पूछ दे किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट। अब एक चीज बताओ तो, अगर हम बोल रहे हैं हाई टू लो, मतलब जहां पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से किधर जाएगा, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में। तो अगर हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है तो सॉल्यूट उसमें क्या है, कम।
है ना। तो सॉल्यूट के केस में उल्टा हो जाएगा कि नहीं, क्या बोलना पड़ेगा आपको, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। और लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोल सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन ये कर देता, बच्चे बोलते नहीं हमने तो हाई टू लो पढ़ा है ना, लो टू हाई कहाँ से आ गया, तो थोड़ा दिमाग अप्लाई करना हुआ हमें, है ना। तो लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाइपोटोनिक से कहाँ जाता है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले में जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ, मतलब कि किधर, हाइपर टोनिक। क्लियर है। ये दो आपने डेफिनेशन अलग अलग देख लिया। तो कभी कभी किसी बुक में ना लो से हाई लिख देता है, तो लो से हाई लिखेगा मतलब किस टर्म्स में लिखा हुआ है, सॉल्यूट के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इन जनरल डेफिनेशन वाटर के टर्म्स में होता है, मतलब सॉल्वेंट के टर्म्स में। तो सॉल्वेंट का हमेशा कहाँ से कहा होगा, हाई टू लो। तो तीनों आप दिखा दोगे, लो सॉल्यूट से हाई, या हाइपोटोनिक से क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक। और तीसरा आपका हाई से लो किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में या वाटर के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, तो लिख लो, लिख लिया इसको सबने। ये लिख लिया सबने, समझ में आ रहा है सबको। चलो, अब यहाँ से मेन समझना तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, क्या आएंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आप देखो। और ऐसा नहीं दिमाग घुमा दे ऐसा आएगा, ठीक है। तो अभी आराम से बस अगले आधे घंटे आराम से सुनना है बस, ठीक है। और सुनो, हाँ ठीक है, अगले आधे घंटे आपको आराम से सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हल्का दिमाग खोल के रख, है ना, और सब लोग ढंग से सुनते जाओ, चीज़ों को कोरिलेट करना होगा थोड़ा, ठीक है। और जहाँ पे जो बोलूँगा मैं लिखने के लिए उसको लिख लेना, जो बोलूँ उसको, है ना। चलो देखो, क्या शुरू हो गया आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब प्रेशर है, तो सारे प्रेशर को अच्छे से ध्यान में रखना होगा, नहीं तो लाइफ में प्रेशर बन जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी बहुत सारे प्रेशर पढ़ने वाले हैं अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर, वॉल प्रेशर, है ना समझ रहे हो, प्रेशर पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो बहुत सारा प्रेशर है, और इन सारे प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना है, नहीं तो फिर लाइफ में प्रेशर होगा, ठीक है। देखो चलो, दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय ओ प्रेफर, ठीक है। अब आगे देखो, अ प्रेशर डेवलप्ड इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किस सॉल्यूशन में डेवलप होता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, पहला पॉइंट यही आ गया आपका, कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किस सॉल्यूशन में डेवलप होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें, हाइपर। मान लो कि दो हमने सॉल्यूशन ले लिया, एक हाइपरटोनिक दूसरा कैसा, हाइपो। ये बात समझना, ठीक है। अब यहीं से समझना शुरू कर दो कॉन्सेप्ट। ये देखो, दो हमने ले लिया, एक कैसा सॉल्यूशन लिया हमने बेटा, हाइपो, एक कैसा लिया, हाइपर। अब एक बार बताओ, पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, हाइपो से हाइपर में, है ना। तो पानी इधर फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रेशर। प्रेशर लगा के क्या किया, वाटर के मूवमेंट को रोक दिया, है ना, क्या किया, रोक दिया। और समझना देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतना अच्छा से इसको समझेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखो अब समझाते हैं इसको, एक मेम्ब्रेन बीच में लगा दिया हमने, ठीक है, तो भी कर लिया हम। ये ले लेते हैं अपन, कैसा सॉल्यूशन है भाई आपका, हाइपोटोनिक, ठीक है। यह कैसा है आपका, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, हाइपर मीन्स मोर सॉल्यूट, इधर आपका मोर सॉल्यूट है, तो लेस क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट मतलब कौन, वाटर। समझाने के लिए हमेशा कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन किसको लेके चल रहे हैं, वाटर को। यहाँ पे हाइपो मतलब क्या होता है, लेस, मतलब यहाँ पे लेस क्या है आपका, सॉल्यूट,
मोर क्या है आपके सॉल्वेंट, मतलब ज़्यादा क्या है यहाँ पे, क्लियर है। अब देखो तो आपको पहले से पता है, और ये करने के लिए मान लेते हैं, और ज़्यादा आसान करने के लिए इसमें मान लेते हैं 50 लीटर पानी है, और इसमें मान लेते हैं 20 लीटर है ना। तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, तो पानी का फ्लो कहाँ से होगा, ए से बी में होगा। अब देखो, अब मेरा इरादा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि ए से बी में पानी ना आए, कहाँ से कहाँ ना आए, ए से बी, तो कुछ तो करना होगा ना। हमने बी के ऊपर क्या किया, एक प्रेशर लगा दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगा सकते हैं ना पानी पे, मतलब जितना पानी है बकेट में रखा आपने, बकेट का हिस्से का कुछ ऐसा ले लो पूरा, और पानी को दबाना शुरू कर। पानी को दबाओगे तो जिस बकेट में होगा पानी, उसके वॉल पे प्रेशर लगाया कि नहीं, क्योंकि कोई चीज रखा हुआ है उसमें, अगर प्रेस करे तो उसके वॉल पे प्रेशर लगेगा कि नहीं, है ना। अब देखो ध्यान देना, हमने जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया, कहाँ पे, किस में कर रहे हैं प्रेशर अपन, हाइपर में, क्योंकि पानी इसमें आने से रोकना है अपन को, है ना। तो प्रेशर किस में अप्लाई किया हमने, हाइपरटोनिक में। यह प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो तीन काम हो सकते हैं, तीन कंडीशन आ सकता है। पहला कंडीशन, हमने प्रेशर लगाया, फिर भी पानी का फ्लो ए से बी में हो ही रहा है अभी, मतलब उतना प्रेशर नहीं लग पाया जो पानी के फ्लो को रोक पाए, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है, हमने इतना प्रेशर लगा दिया कि पानी के फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इधर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने प्रेशर लगा दिया बहुत ज़्यादा, इसके कारण क्या हो गया, वाटर के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हमने इतना प्रेशर लगाया कि पानी का फ्लो रुक गया, अब ए से बी में पानी नहीं आ रहा है, न बी से ए में जा रहा है ना। वही जो मिनिमम प्रेशर होता है ना, जो इसके वॉल पे लगेगा, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसके वॉल पे जो मिनिमम प्रेशर है आपका, तो डिफ्यूजन को रोक दिया, पानी का डिफ्यूजन ही हो रहा है ना, ऑस्मोसिस, तो डिफ्यूजन को रोक दिया, मतलब ए से बी में पानी को नहीं आने दे रहा है। दिस मिनिमम प्रेशर दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर है आपको, है ना। तो मिनिमम प्रेशर तो डिफ्यूजन को रोकेगा, है ना, कहाँ से जाने में, ए से बी में, मतलब वाटर के मूवमेंट को रोक दिया। दैट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कैसे होगा, सेम, जब हम ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम प्रेशर कैसे होगा, ग्रेडियंट नहीं होगा, पागल है तो एक, ये मान लो कि 50 लीटर है यहाँ पे, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो पक्की बात है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट इसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, पता है ना, आपस में टकराता रहता है तो प्रेशर ज़्यादा होगा इसका, तभी तो फ्लो हो रहा है। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल सप्लाई किया प्रेशर का, नेचुरल थोड़ी ना है। हमने क्या किया, कुछ लेके इसमें क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा ना, इसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा ना, नेचुरल प्रेशर है। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल सप्लाई कर दिया प्रेशर का, इसका प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर का फ्लो रुकेगा ना। अगर दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया तो क्या हो गया, वाटर फ्लो रुक गया। वही तो मिनिमम प्रेशर जो इधर हमने अप्लाई किया, ताकि दोनों का प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलो देखो, वही बोला, अ प्रेशर डेवलप इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इट्स सॉल्वेंट बाय मींस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे उससे, हाँ ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, आई, आई सी आर टी। आई क्या आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू आप जानते हो, ठीक है, और टी क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केमिस्ट्री में सब पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। अब देखो, ये कैलकुलेट करने का लिए दिया है, इसको बाद में देखेंगे अपन, ठीक है, आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हो। सम फैक्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमने ये समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि कुछ कुछ जो अब न्यूमेरिकल में अप्लाई करने लायक बातें अब आ रही हैं, ठीक है। पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, पक्की बात है ना। इसको ना समझ में आ सीधे ऐसे बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, अरे देखो ना, यहाँ पे पानी का फ्लो करवाना था, ठीक है, अब जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दोगे वो सॉल्यूशन और ज़्यादा क्या होते जा रहा है, हाइपरटोनिक, है ना, और ज़्यादा क्या होते जा रहा है, हाइपरटोनिक, और जितना ज़्यादा हाइपरटोनिक होते जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, लगाना होगा ना। यही बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जिसको ना समझ में आ सीधे
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। आई बात समझ? तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, दस मोर द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर डिफ्यूजिंग। क्लियर है? अब देखो, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, बट द साइन इज अपोजिट। पहला जो न्यूमेरिकल में अप्लाई करने वाली बात है आ गई, लिख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही क्या बोलेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि क्वेश्चन में पता चला कि पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन क्या दे दिया हुआ है? सॉल्यूट पोटेंशियल। दोनों एक ही होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू लिखो सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक, वो कहाँ है हमारा? आगे है तुम्हारा, ये क्या आया कर। तो ऑस्मोटिक खरीदा ही नहीं अभी तक क्या? ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू किसके होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है अभी आने वाले टाइम में अभी देखेंगे, क्योंकि मेन जो सारा कहानी चल रहा है उसी को पढ़ने के लिए हो रहा है। अभी एक इक्वेशन देखेंगे अपन, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस। ये जो साई एस है ना, यही क्या है आपका? सॉल्यूट पोटेंशियल। साई पी क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। और साई डब्ल्यू क्या है? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, है ना। ये सब आने वाले टाइम में भी देखेंगे अपन। तो देखो, तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके इक्वल है भाई? या इसको क्या बोल सकते हैं? साइन क्या होगा? अपोजिट। मतलब ये होता है डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू कभी अपोजिट नहीं करेंगे। मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू 5 है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा? 5 ही होगा। -5 नहीं, 5 होगा। डायरेक्शन यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। वैल्यू नहीं दिखा रहा, माइनस क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। और ऐसे समझ, ये देख, मान लो कोई मॉलिक्यूल इस पे, इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है, ये वॉल भी उस मॉलिक्यूल पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? है ना, पढ़ा ना न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो क्या हो रहा है? वैल्यू थोड़ी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज है। यहाँ मान लो इधर फोर्स लगा रहा है तो इधर लगा रहा है, तो माइनस यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, ना कि वैल्यू के पीछे लगा देंगे अपन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ चलो आगे देखो। हाँ, ये इसका फॉर्मूला है, आप जानते हो, ठीक है। तो देख लेना आप। देखो, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल और द साइन इज अपोजिट, ठीक है। आगे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज ग्रेटर देन नॉन। पक्की बात है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जल्दी जल्दी टूटेगा। और जल्दी जल्दी टूटने इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो जल्दी आयोनाइज हो जाए, है ना। तो आयोनाइज जल्दी होगा तो ज़्यादा सॉल्यूट एडिशन होगा ना, उसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगा। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के। आगे देखो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरिएबल इन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग हैबिटेट के प्लांट में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अलग अलग होगा। पक्की बात है, कुछ प्लांट पानी में रहता होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम होगा कि नहीं। कुछ एकदम ड्राई कंडीशन में होगा तो क्या होगा? ज़्यादा। तो वही बता रहे, देखो ये सीक्वेंस याद रखोगे। हाइड्रोफाइट में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सबसे कम। उसके बाद मीजोफाइट। मीजोफाइट मतलब ऐसा रीजन का प्लांट जहाँ पे ना ज़्यादा पानी है ना ज़्यादा सूखा है, बीच वाला कंडीशन को क्या बोलते हैं? मीजोफाइट। जीरोफाइट कहाँ पे? डेजर्ट वाला में इसका ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? हैलोफाइट। तो कहाँ पे रहता है? सॉल्टी वाला में, क्योंकि जहाँ सॉल्ट होगा वहाँ पे वाटर क्या होगा? टिकेगा ही नहीं, बाहर रहेगा। तो सबसे कम पानी होगा ना, तो सबसे ज़्यादा सॉल्यूट किस में दिखेगा आपको? हैलोफाइट्स में। आई बात समझ? इस सीक्वेंस को याद रखोगे। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिपोर्टेड इन हैलोफाइटिक प्लांट। उस प्लांट का नाम याद दिया हुआ है, उसमें ज़्यादा, उसमें कुछ याद करने लायक है नहीं, आप उसको याद कर लोगे, ठीक है। आगे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ, जो बात मैं बोलूँ न्यूमेरिकल के लिए उसको लिखते जाना है, यह बात लिखोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज टेकन टू बी 0। लिख लो, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या लिखेंगे न्यूमेरिकल में? अपन क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्यों? देखो, प्योर वाटर मतलब क्या? उसमें एक भी सॉल्यूट नहीं है, एक भी सॉल्यूट नहीं है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा प्योर वाटर का क्या होगा? प्योर वाटर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स हो, कोई सॉल्यूट ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का कितना लेना अपन को, तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात, हमने बोला कि प्योर वाटर का 0 होगा सर, है ना। प्योर वाटर मतलब होता है, मान लो कि ये एक ग्लास है या कप है, उस ग्लास में मान लो
मैक्सिमम 100 वाटर मॉलिक्यूल्स आ सकता है, कितना? 100। पूरा 100 अगर इसके अंदर पैक है, मतलब दूसरा कुछ भी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्योर वाटर। ठीक है। अब प्योर वाटर का हमने ले लिया कितना, तो अब एक भी सॉल्यूट इसमें ऐड किया, मान लो NaCl ऐड कर दिया हमने, तो वैल्यू कम होगा कि ऊपर जाएगा? कम होगा ना, कम होगा ना। बात समझ में आ रही है? ज्यादा कैसे होगा? तो प्योर वाटर का ही जीरो है ना। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट। सॉल्यूट ऐड किया तो वैल्यू क्या होगा इसका? कम होगा, नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज क्या? नेगेटिव। हमेशा क्या होगा एक सॉल्यूशन का? नेगेटिव। ऐसे ही बोल सकते हो सॉलिड पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे जीरो जब ये है, जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आएगा? नेगेटिव होते जाएगा, जीरो से नीचे आएगा ना। जीरो मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका, प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा ना भाई। ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें अगला पॉइंट देखो क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एक मशीन से, उसका नाम क्या है? ऑस्मोमीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल, ये देख लिया, इज मेजर्ड बाय प्लाज्मोलिटिक मीटर। वहीं प्लाज्मोलिसिस करवा के इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अपन मेजर करते हैं। ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फोन कितने लोगों का आज गया नीचे? फोन चेक नहीं हुआ तुम लोग? 11th में भी होगा, करवा देता हूँ आज। फोन लेके आते हो क्या तुम लोग? सबमिट कर देते हो ना? तो सबमिट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं करता उनके लिए प्रॉब्लम है। पता है ना कि यहाँ पे 11th में ले लेगा तो सीधे मिलेगा 12th के बाद। बिल्कुल होता है ऐसा। पूछो जो पुराने बच्चे जानते हैं ये बात। एक बार ले लिया तो 2 साल के बाद देगा फ़ोन यहाँ पे। इसलिए फ़ोन क्लास में नहीं लेके आने का, वहाँ पे सबमिट कर दो। चलो देखो यहाँ पे सुनो, टॉपिक पे आते हैं। वाटर विल मूव इनटू द, अब देखो हमने दो, एक फनल लिया एक बीकर लिया है ना। बीकर में हमने प्योर वाटर डाला और फनल में हमने वाटर में क्या मिला दिया? सुक्रोज। सुक्रोज कैसा काम करेगा? सॉल्यूट का, है ना। तो एक जगह हमने ऐसे बोल सकते हो सॉल्यूशन लिया, और एक जगह बस हमने क्या लिया? सॉल्वेंट। ठीक है। तो एक जब हमने वाटर लिया, प्योर वाटर, ये बीकर है, दिख रहा है ना, पता चलता है ना कि बीकर किसको बोलते हैं, फनल किसको बोलते हैं। यह आपका बीकर है, ठीक है। ए, यह पूरा बीकर है, और इसी बीकर में हमने किसको डाल दिया है? फनल को। ठीक है। अब देखो फनल में क्या है आपका? सुक्रोज सॉल्यूशन है। क्या है? सुक्रोज सॉल्यूशन। और बाहर में बीकर में क्या है? वाटर। अब एक बार बताओ, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बीकर से फनल में जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि ये केवल पानी है, तो कैसा सॉल्यूशन हो गया? हाइपोटोनिक। इसमें सॉल्यूशन भी है तो कैसा हो गया? हाइपरटोनिक, है ना। तो पक्की बात है, पानी देखो ये जा रहा है अंदर, इसके अंदर जाएगा तो इस फनल में पानी का लेवल ऊपर आएगा कि नहीं? जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा फनल में पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? अब देखो वही बोल रहा है, वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन राइज इन द लेवल ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द फनल। दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज रिच्ड। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं, इसमें तो सिंपल हो गया कि फनल में पानी क्या जाएगा? अंदर जाएगा, और पानी का लेवल बढ़ेगा किस में? अब मान लेते हैं
इस दोनों के बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, किसके बीच में, बीकर और फनल के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने फनल में क्या किया, प्रेशर अप्लाई करना शुरू, इसमें फनल में। अब इतना प्रेशर अप्लाई कर दो कि इस बीकर से इसमें पानी अब फ्लो ना करे, और इसी प्रेशर को क्या बोलेंगे, क्लियर है। External pressure can be applied from the upper part of the funnel such that no water diffusion into the funnel through the membrane. This pressure required to prevent water from diffusing in fact is the osmotic. Clear है। अब वही बात यहाँ पे बोल रहा है, a Thustal funnel is filled with sucrose solution and kept inverted in beaker containing water. Water will diffuse across the membrane, है ना, पहला वाला में जो दिखा रहा है आपका, और प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू स्टॉप द वाटर मूवमेंट टू द फनल, ठीक है। अब दूसरा प्रेशर कौन सा आ गया आपका, टर्जर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव प्रेशर होता है, कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि वो जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो जिस सॉल्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं उसके वाटर पोटेंशियल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, प्रेशर बढ़ा दे रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कैसा प्रेशर, पॉजिटिव, लिख लो इस बात को, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कैसा, पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। अब आगे देखो, अगला प्रेशर कौन सा आ गया आपका, टर्जर प्रेशर, है ना। अब इसको भी समझ लेते पहले, आसान है अभी, चलो। एक सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, और एक सेल, प्लांट सेल है ना, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, तो किस सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, अच्छा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में क्या होगा आपका, सेल वॉल होगा, है ना। अब देखो क्या है, बाहर का सॉल्यूशन अपन ले लेते हैं, मान लो कैसा है आपका, हाइपोटोनिक, कैसा है, तो पानी अंदर जाएगा कि नहीं। अब देखो वाटर अंदर जा रहा है, इसके अंदर जो भी पानी अंदर जा रहा है आपका, वह इस वॉल पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा कि नहीं। हाइड्रोस्टैटिक मतलब प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। जब ये पानी जा रहा है, इस वॉल पे प्रेशर लगाया कि नहीं पूरी तरह से, बताओ, अरे पक्की बात है। अभी पानी पीते हो आप, है ना, तो एक गिलास पीने का इच्छा, मान लो उसमें आप हो गया कि 3-4 गिलास पी लिया, तो पेट पे प्रेशर बनता है कि नहीं। तो कहीं भी आप पानी डालोगे तो क्या होगा, प्रेशर आएगा, है ना। यहाँ पे जो वाटर इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर, वह वॉल पे क्या बना रहा है, प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर, है ना। यही जो वॉल पे आपका इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर, ठीक है। अब आप जानते हो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये वॉल भी इन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पे इक्वल प्रेशर बनाएगा कि नहीं, उसको बोल देंगे अपन वॉल प्रेशर। आई बात समझ, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके वाटर किसके ऊपर बनाया, सेल वॉल पे, कौन सा प्रेशर है, टर्जर प्रेशर, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो गया, सेल वॉल किस पे बनाया, वाटर मॉलिक्यूल पे, तो इसको क्या बोल देंगे, वॉल प्रेशर, क्लियर है। इससे ये भी बात पता चलता है क्या, न्यूमेरिकल के लिए कॉल पॉइंट आ गया आपका, टीपी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू पी फॉर अ टर्जिट सेल, फॉर अ टर्जिट सेल, टर्जिट मतलब वैसा सेल जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो फुल्ली टर्जिट बोलते हैं ना, जिसके अंदर खूब पानी भरा हुआ सेल को क्या बोलते हैं, फुल्ली टर्जिट, बताया था मैंने हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में कि कब सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइट, कब बोलेंगे टर्जिट, कब बोलेंगे फ्लैसिड। आइसोटोनिक वाले को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड, पानी अंदर घुसा हुआ तो क्या बोलते हैं, टर्जिट, है ना। और जिससे पानी निकला हुआ क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइट। तो देखो इससे एक और बात निकल के आती है क्या, टीपी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू पी, फिर से वही बात, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन यहाँ पे भी क्या होगा, अपोजिट, देखो ना, यह इधर फोर्स लगा रहा है तो वॉल इधर लगा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन वैल्यू क्या होगा फिर यहाँ पे, समझ में आया। चलो इसको पढ़ लेते हैं बस जल्दी से। फ्रेश डायरेक्शन होगा, हाँ देखो यहाँ पे, प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड टर्जर पोटेंशियल और टर्जर प्रेशर। एक और न्यूमेरिकल के लिए आ गया आपका, अपन प्रेशर पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर, लिख लो, प्रेशर पोटेंशियल ही दूसरा नाम किसका है, टर्जर प्रेशर का। इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में
प्रेशर पोटेंशियल ना देके क्या लिख दिया, टर्जर प्रेशर। तो आपको समझ जाना कि प्रेशर पोटेंशियल कहीं से निकालना हो अपन को तो उसका वैल्यू यहाँ पे है। आ रही बात समझ? मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ दिया हुआ टर्जर प्रेशर, लेकिन आपको फॉर्मूला में यूज करना है किसका, प्रेशर पोटेंशियल का, तो पता तो चल जाएगा ना इससे, है ना। तो टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू क्या आपका, जल्दी बताओ, प्रेशर पोटेंशियल, है ना। ऐसे हो क्या बोलते हैं अपन, टर्जर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड टर्जर पोटेंशियल, या क्या बोलते हैं इसको, टर्जर प्रेशर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, साई पी। अभी बताया था प्रेशर पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं, साई पी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When a cell is placed in hypotonic solution, water diffuses into the cell, causing the protoplast to build up a hydrostatic pressure against the cell wall. This pressure is called turgor pressure. The pressure exerted by cell wall against turgid protoplast is called wall pressure. Clear है? Hence, for a turgid cell, Tp is equal to Wp. देखो, pressure created by water molecules on cell wall is called turgor, और by wall on incoming water molecules is called wall pressure. ठीक है। आगे देखो, osmotic pressure is the minimum pressure required to prevent water from diffusing in. It is a positive pressure because it increases the water potential. अभी वाटर पोटेंशियल भी समझ जाएंगे। वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। सम फैक्ट्स अबाउट टर्जर प्रेशर, फैक्ट वाली कहानी है ना, उसको हमेशा ध्यान से देखो। टर्जर प्रेशर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा फोर्स है, पक्की बात, सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा, सेंटर से कहाँ जा रहा है ना, तो कैसा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर इज फाउंड इन फुल्ली टर्जिड सेल। पक्की बात है, जिस सेल में सबसे ज़्यादा पानी भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल्ली टर्जिड। सबसे ज़्यादा प्रेशर उसमें क्या होगा कि नहीं, ये सब एकदम न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है ना। ये सब पॉइंट से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, बताऊंगा कैसे। तो हाईएस्ट वैल्यू टर्जर प्रेशर का कहाँ मिलेगा आपको, फुल्ली, एंड इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। और उसमें क्या होगा, या इक्वल हो जाएगा, मतलब एक और आपका कोरिलेशन बन गया, लिख लो। ऑल ऑफ और अ फुल्ली टर्जिड सेल, एक और कोरिलेशन बना लिखो, और अ फुल्ली टर्जिड सेल, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, टर्जर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्जर हो जाएगा ना, है ना। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर इज फाउंड इन फुल्ली टर्जिड सेल एंड इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। तो फुल्ली टर्जिड सेल के लिए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्जर प्रेशर। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर और अ प्लाज्मोलाइज सेल इज नेगेटिव। अगला फिर से आ गया, प्लाज्मोलाइज सेल का टर्जर प्रेशर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। लिख लो, क्योंकि वहां से पानी पूरा निकल गया होता है, तो पानी निकल गया तो नेगेटिव में होगा कि नहीं, प्रेशर बनेगा ही नहीं भाई, तो नेगेटिव ही होगा ना। तो लिखो यहाँ पे, टर्जर प्रेशर और प्लाज्मोलाइज सेल क्या होगा आपका, नेगेटिव, वाइल टेकन टू बी जीरो फॉर फ्लैसिड सेल। तो तीनों का हमने निकाल लिया, ये तीनों डेटा एकदम आप याद रखोगे। फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड मतलब क्या, आइसोटोनिक वाला, आइसोटोनिक वाला, उसका टर्जर प्रेशर क्या होगा, जीरो, है ना। प्लाज्मोलाइज्ड का टर्जर प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव, है ना। और तो आपका क्या है, फुल्ली टर्जिड का क्या होगा, फुल्ली टर्जिड का क्या होगा, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। आगे, टर्जर प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ फ्री सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन अ वेसल। तो वेसल में आपने डाल दिया, तब वहां पर टर्जर प्रेशर अपन नहीं निकालेंगे। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑस्मोटिक सिस्टम, अ सिस्टम डिलिमिटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब टर्जर प्रेशर के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। वेसल में डाल दोगे तो उसमें कोई मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है ना, तो हाँ, तो उसके लिए टर्जर प्रेशर नहीं होगा। आगे देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ टर्जर प्रेशर, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ टर्जर प्रेशर, पक्की बात है, सेल के अंदर पानी जाता है तो उसका शेप क्या रहेगा, मेंटेन। तो मेंटेन शेप ऑफ सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। प्रोटोप्लास्ट में भरता है चीजें, तभी तो क्या होगा, सेल का एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, है ना, होगा ना। आगे, व्हाट वुड बी द साई पी, मतलब प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल। प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो पूछ रहा है आपसे, व्हाट वुड बी द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक, तो क्या होगा इसका, विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट possess सेल वॉल, ऑल बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट एंड ऑल फंजाई।
व्हाट वुड हैपन व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में डाल लो तो क्या होगा, वाटर डिफ्यूजन इनटू द सेल एंड सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, द सेल डज नॉट रप्चर। लेकिन प्लांट सेल है तो रप्चर नहीं करेगा, बताया था। एनिमल सेल होगा तो हो सकता है क्या कर जाओ, रप्चर कर जाए। व्हाट वुड हैपन व्हेन आरबीसी आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आरबीसी क्या हो जाएगा आपका, फट जाएगा, है ना, बिकॉज दे लैक सेल वॉल, ये एनिमल का सेल है ना। अब अगला टॉपिक क्या आ गया हमारा, प्लाज्मोलिसिस, ये हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपरटोनिक में डालते हैं तभी क्या देखने को मिलता है हमें, प्लाज्मोलिसिस, याद रखने का। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अभी बताया था आपका, पूरा सेल मेम्ब्रेन ही सेपरेट हो जाएगा किससे, सेल वॉल से, तो पूरा प्रोटोप्लास्ट आपका श्रिंक कर जाएगा कि नहीं, है ना। आगे देखो, सम फैक्ट्स अबाउट प्लाज्मोलिसिस इज withdrawal of protoplast of a plant cell from its wall due to excessive loss of water due to osmotic action। अभी देखा ना, प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, याद है ना, सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से क्या होगा, अलग हो जाएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस हमेशा कब देखने को मिलेगा, जब सेल को कहाँ प्लेस करोगे, हाइपरटोनिक में, ठीक है। आगे देखो, सम फैक्ट्स अबाउट प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस occurs when water moves out of the cell and cell membrane or protoplast of a plant cell shrink away from its cell wall. Water moves from high water potential inside cell to low water potential external solution में. During plasmolysis, water is first lost from the cytoplasm and then from the vacuole. Plasmolysis is a property of only living cells, है ना। The process of plasmolysis is usually reversible, बताया था ना, हाइपोटोनिक में डाल दो या फ्रेश सॉल्यूशन में डाल दो तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब बता दिया है। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिविंग सेल, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस हमेशा किस सेल में हो सकता है, लिविंग सेल में। फूड प्रिजर्वेशन, आप देखते हो ना, बहुत चीज़ों को प्रिजर्व करने से, पिकल वगैरह जो होता है उसमें नमक डाल देते हैं, क्यों, ताकि पानी उसका बाहर निकले, नहीं देखा है, नहीं होता है ऐसा, है ना। तो प्रिजर्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, नहीं देखा तो तुम्हारी गलती, ठीक है। तो देखो, घर में यार, और कहाँ देखा, अभी गया किचन में आज तक, सुनो बस खाने गया होगा। आगे देखो, एलिमिनेशन ऑफ वीड्स, पक्की बात है, वीड्स के ऊपर जाके ऐसा कोई मटेरियल डाल दो जहां से सारा पानी उसका निकल जाए, पानी निकल जाएगा तो मर जाएगा खुद, है ना। आगे देखो, एज अ मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, प्लाज्मोलिसिस के। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, कौन सा होगा, हाइपरटोनिक ही होगा। ये देखो ना, ये सॉल्यूशन था आपका हाइपरटोनिक, इसमें आपने सेल को डाला, ये सेल वॉल है और इसका सेल मेम्ब्रेन मान लो निकल के नीचे आ गया, इसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा होगा, हाइपरटोनिक ही होगा ना, है ना। बहुत बार कुछ, अरे हाइपरटोनिक में डाला तो वही सॉल्यूशन होगा ना, क्या, हाइपो नहीं बोला, हाइपर ही बोला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बिहेवियर ऑफ सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता चुका हूँ ये सब, ठीक है, बस पढ़ देता हूँ मैं, ये सब मैंने बताया कि आइसोटोनिक में डालोगे तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, है ना। when the cell or tissue is placed in isotonic solution there is zero net flow, ये भी बताया था मैंने, फ्लो बिल्कुल होगा, लेकिन 5 लीटर उसमें जाएगा तो 5 लीटर इसमें भी आएगा, तो अपन नेट फ्लो जीरो बोलेंगे। आ रही बात समझ, when the cell is in isotonic so there is net zero flow of water towards the inside or outside, when water flows into the cell and out of the cell and are in equilibrium the cells are said to be placid। isotonic में सेल को क्या बोलते हैं, placid, है ना। बिहेवियर ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक, इसमें क्या हो जाएगा, हाइपो में डाला तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोलिसिस। व्हेन हाइपोटोनिक में डाल रहे अपन, है ना, तो क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कब हो रहा था, जब हाइपर में डाल रहे थे, हाइपो में डाल देंगे तो उसका उल्टा क्या कहलाएगा, डी प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल प्लेस्ड इन when a plasmolysed cell placed in hypotonic solution water diffuse into the cell as a cell become turgid, है ना, this process is called deplasmolysis, है ना। प्लाज्मोलाइज सेल को अगर फिर से डाल दिया आपने किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, वो फिर से नॉर्मल शेप में आ जाएगा, टर्जिडिटी आ गया ना, पानी अंदर आ रहा मतलब सेल कैसा हो गया, टर्जिड, तो उसको क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलिसिस। अब देखो, डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स
दो दो कंडीशन है देखो। टी प्लाज्मोलिसिस अकर्स, निधि जान म्यूट करो, निधि जान। टी प्लाज्मोलिसिस अकर्स, क्या टीवी चल रहा था? बस यही। टी प्लाज्मोलिसिस, टी प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन, ध्यान रख लो, टी प्लाज्मोलिसिस करवाने के लिए केवल आपको उसमें नहीं डालना है, हाइपोटोनिक में नहीं डालेंगे, केवल फ्रेश में भी डालोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ फ्रेशली प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक और प्योर वाटर। या तो हाइपोटोनिक में डाल दो या किस में डाल दो, प्योर वाटर में। ये सारा दिखा रहा है आपको, देखो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में दिख रहा है आपको, सेल वॉल से सारा इसका मेम्ब्रेन जो क्या हो गया, अलग हो चुका है, ठीक है। एक ऐसा दिख रहा है आपको फ्लासिड, और एक ऐसा दिख रहा है आपका टर्जिड। चलो टाइम कितना बाकी है बताओ। इसको देख ही लो, ये आपके स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। पहला कौन सा आपका, लिमिटिंग, दूसरा आपका इंसिपिएंट, तीसरा आपका एविडेंट, है ना। ये क्या है देखो, लिमिटिंग क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन इन साइज ऑफ वैक्यूल एंड सेल ड्यू टू एक्जोऑस्मोसिस। एक्जोऑस्मोसिस कब होगा, जब सेल को कहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे सेल को, हाइपरटोनिक में, है ना। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, है ना। ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाटर डिक्रीजेज। अब यहाँ पे देखो, हमेशा लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस में टीपी या साईपी क्या होगा आपका, जीरो। प्रोटोप्लास्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद सेल वॉल बट डज नॉट प्रेस इट। प्रोटोप्लास्ट किसके कॉन्टैक्ट में है, सेल वॉल के, लेकिन उसको प्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो टीपी, यही याद रखना, टीपी या साईपी क्या होगा इसका, जीरो होगा। दूसरा क्या आपका, इनसिपिएंट, कंटिन्यूड एक्जोस्मोसिस बियॉन्ड लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे भी देखो बात समझो, दोनों आपको एक्जोस्मोसिस ही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्जोस्मोसिस हुआ उस लिमिट, इसलिए नाम क्या है, लिमिटिंग, है ना। एक्जोस्मोसिस हो रहा है लेकिन किस में हो रहा है, लिमिट में हो रहा है, मतलब अभी भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या है, इंटैक्ट है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसको बोलने के लिमिटिंग। और ज्यादा एक्जोस्मोसिस जब होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, तब आपका सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, अलग होगा, है ना। कंटिन्यूड एक्जोस्मोसिस बियॉन्ड लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस decreases the size of protoplast further, cell wall cannot contract more, therefore contracting protoplast withdraws from cell wall, contraction initially takes place from the corner, this stage is called incipient plasmosis, the TP of cell decreases that it becomes negative। देखो सिंपल सी बात है, अपन हाइपोप्लाज्मोलिसिस की बात कर रहे हैं, अभी शुरुआत हुआ है प्लाज्मोलिसिस का, मतलब पानी बाहर निकल रहा है लेकिन इतना बाहर नहीं आया कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाए, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग। अभी और ज़्यादा एक्जोस्मोसिस होते रहेगा, तब अब सेल का साइज बहुत कम हो गया, सेल वॉल और नीचे नहीं आ सकता है, तब एक ही ऑप्शन बच्चा, सेल मेम्ब्रेन उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, इंसिपिएंट, है ना। और तीसरा क्या आपका, एविडेंट, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस, इट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म सो दैट it becomes nearly rounded, a cell cannot remain alive for long in the stage of evident plasmolysis, the TP becomes more negative। अब और ज़्यादा एक्जोस्मोसिस हो रहा है, सेल एकदम क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और जो आपका प्रोटोप्लास्ट था सेल मेम्ब्रेन कहाँ जाएगा, सेंटर में, और सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेजेस है आपका, लिमिटिंग शुरुआत है प्लाज्मोलिसिस का, उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया आपका, इनसिपिएंट, और एकदम खत्म होने को है तो क्या हो गया आपका, ठीक है। टी प्लाज्मोलिसिस पढ़ ही लिया, it is swelling of plasmolized cell so as to come to its original state। Deep plasmolysis occurs when a freshly plasmolized cell is placed in hypotonic or pure water। क्लियर है। अब अगले दिन से अपन करेंगे क्या, टीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है।